हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल नॉन फिजिक्स में। हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले प्रीवियस 4 लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स के डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए। इसका स्टडी हम लोग बहुत ही स्पेशल वे में करेंगे, जिससे जितने भी डेरिवेशन है क्लास 11 to 12 तक सभी इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज अ इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है। एक हम लोग के ज़माने में बहुत फेमस डायलॉग हुआ करता था। उस डायलॉग के थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लोग कहते थे कि तुम्हें इतना डिफरेंशिएट कर देंगे, तुम इंटीग्रेट होने लायक नहीं बचोगे। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। हम तुम्हें इतना तोड़ देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब कि हम तुम्हें इतना तोड़ देंगे कि तुम जुड़ने के लायक नहीं रहोगे। इट मीन्स डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी लार्ज अमाउंट आपको दिया रहे और छोटे से इस अमाउंट के बारे में अगर आपको जानना रहे तो मैथमेटिक के एक ब्रांच डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करते हैं। और अगर आपको छोटा सा पॉइंट दिया रहे और पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लगाना रहे तो आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म का यूज करेंगे, इसका नाम है इंटीग्रेशन। मतलब उसका क्या नाम है, इंटीग्रेशन नाम है। आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में जानना। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फार्मूले के बारे में जानेंगे। अगर कोई आपसे कह दे भैया x⁴n का इंटीग्रेशन करिए, x⁴n का क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए, ऐसे आपको कहीं लिखा हुआ मिले, मतलब कि क्या है, x के साथ dx वाला होना चाहिए और इंटीग्रेशन का सिंबल है और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो भैया फंडामेंटल फार्मूला क्या कहता है कि जब कभी ऐसा केस आ जाए तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं और अपान में उसी पावर को लिख देते हैं और एक +c इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देते हैं। यानी कि फार्मूला क्या कहता है कि अगर x⁴n का हम लोग को इंटीग्रेशन करना हुआ तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो पावर आएगा उसको हम लोग अपान में लिख देंगे। और यहाँ पे जो c है, c क्या है आपका, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, एक बात बता, अब आपके दिमाग, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि जो ये सी हम लोग ऐड कर दिए हैं इसका यहाँ पे यूज क्या है। तो हम आपको बताएं कि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसका आंसर मोर देन 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर आपके क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं और मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन
का एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए और सभी स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया, बट सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक का सही है और इसका और बाकियों का क्या है, गलत है, नहीं। इसका आंसर क्या होता है, एक से अधिक भी आ सकता है। हो सकता है कि आप सही मेथड से सॉल्व किए हो, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, आपका फ्रेंड किसी अदर मेथड से सॉल्व किया है, उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, मतलब कि दोनों का आंसर डिफरेंट है, फिर भी आपका वो सलूशन क्या होगा, राइट माना जाएगा। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो C है इंटीग्रल कांस्टेंट है, यही रिप्रेजेंट करता है भैया इसका जो आंसर है, इसका जो इंटीग्रेशन है, सिर्फ यही नहीं होगा और भी हो सकता है। +C ओनली इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। डन। आइए, जो आपका फार्मूला है x⁴n dx, यानी कि कोई आपसे कह दे कि x⁴n का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और फिर ऐड होने के बाद वाला जो पावर आएगा उसे अपान में लिख देंगे और +C यहाँ पे लगा देंगे। और +C लिखना आप कभी नहीं भूलिएगा। जब कभी आप लास्ट में इंटीग्रेशन का आंसर लाइएगा, +C राइट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई आपसे कह दे भैया कि x⁴ का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेट द x⁴, तो आप क्या करेंगे, देखिए n यहाँ पे जो n था, यहाँ पर n क्या था, आपका नंबर था, वेयर n इज अ नंबर। 0 1 2 3 ... सो ऑन। यहाँ पर आपका फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है। ठीक उसी सीक्वेंस में आपको एक एग्जाम्पल मिला कि x⁴ का आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए। तो क्या होगा, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि भैया पावर में 1 ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो पावर आएगा उसको अपान में लिख देंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, x⁴18 हो गया 18 और +C। ध्यान करिएगा, +C आप लास्ट में ही लगाइएगा, जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तभी आप +C लगाइएगा। और +C राइट करना हम लोग को भूलना नहीं है बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आपसे कोई कह दे भैया कि इंटीग्रल ऑफ x⁻27 का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कैसे होगा। सबसे पहली बात जान जाइए कि एक क्वेश्चन राइट है कि नहीं, कैसे जज करेंगे। देखिए भैया, dx के साथ x वाला जरूर आना चाहिए, dx के साथ x वाला आएगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी क्वेश्चन आए तो देखिएगा dx के साथ x वाला आया कि नहीं आया है, यस dx के साथ x वाला आया है और ये फार्मूला हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा फिर वही, यहाँ पे नंबर है -27 है, यहाँ पे हम लोग पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देने के बाद जो पावर होगा उसको अपान में लिख लेंगे। आगे यहाँ पे नोटिस किया जाए, क्या हो जाएगा, x⁴ यहाँ पे -26 अपान -26 हो जाएगा। फाइनल आपका आंसर आ गया, यहाँ पे +C लगा दीजिए, यहाँ पे +C लगा दीजिए, तो ये आपका जो है यहाँ पे हो गया। एक एग्जाम्पल हम आपसे बता रहे हैं कि जो +C कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप लोग लास्ट में ही लगाइएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से एक फंडामेंटल फार्मूले पे बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आ जाए, इजी वे में आ जाए। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि यहाँ
आप जो है √64 x टू पावर √64 का जो है आप इंटीग्रेशन करिए। x टू पावर √64 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर वही बात जब मैं आपको डिफ्रेंसिएशन वाला बताया था कि जब कभी ऐसा रूट वाला आ जाए, देखिए आप कहीं ये सॉल्व तो नहीं हो सकता हमसे, कहीं इजी वे में सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। डन। यहाँ पे ध्यान दिया जाए भैया, x टू पावर √64 क्या होता है, हम जानते हैं 8 का वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या हो गया, √64 का वैल्यू 8 हो गया और यहाँ पे dx आ गया। अब आगे क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, आपकी बात हम लोगों ने प्रैक्टिस हो ही गया है। पावर में 1 ऐड करेंगे 9 हो गया, अपान में जो है यहाँ पे 9 लिख देंगे और प्लस c लगा देंगे। दैट्स आवर फाइनल आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हम लोग का इजी वे में सॉल्व हो जाए। अगर कोई आपसे कह देता है कि भैया dx का इंटीग्रेशन बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, dx का इंटीग्रेशन बताइए तो क्या होगा, तो एक बात दिमाग में आप रख लीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा और प्लस c आप लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आपसे कह दे कि भैया dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या हो जाएगा, y और प्लस c यहाँ पर लगा दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है z होगा और प्लस c लगा दीजिएगा। यानी कि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉमन मिल रहा है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है। इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, dy का इंटीग्रेशन y होगा, dz का इंटीग्रेशन z होगा, dw का इंटीग्रेशन w होगा, dA का इंटीग्रेशन a होगा, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है, अगर dx आया तो उसका इंटीग्रेशन x होगा। इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत लगा ले जाओगे कि उसका आंसर जो है ऐसे आता चला जाएगा। तो भैया हम लोग जो है इतना देखें, सबसे फंडामेंटल फार्मूला क्या था, उस पर बेस्ड हम लोगों ने 5 से 7 एग्जाम्पल लगाया। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। हाँ भाई, देखा जाए अब नेक्स्ट उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि हम लोगों को कांस्टेंट फंक्शन का इस बार क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन स्टडी करना है। इसका सिंपल सा फंडा है भैया कि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन के रेस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये आपका फार्मूला है, एक मैंने लिया है, इंटीग्रल ऑफ c dx। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के रेस से क्या हो गया, बाहर हो गया। बचा कितना भैया, बचा अंदर से dx। और मैंने अभी अभी आपको यहाँ बताया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और प्लस यहाँ हो जाएगा बड़ा वाला c, ताकि जो है वो कंफ्यूजन न क्रिएट हो। ये क्या है, c फॉर कांस्टेंट है, ये क्या है, c फॉर इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना हुआ तो कांस्टेंट टर्म भैया पहले इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, बचेगा अंदर dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और प्लस जो इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग लगाते थे वो यहाँ पर लगा दिए। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दे इंटीग्रल ऑफ 7x, इट मीन्स
सॉरी, इट मीन्स 7 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा भैया, 7 आपका हो गया बाहर इंटीग्रेशन के रेंज से, अंदर क्या बचा, dx बचा। और हम जानते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिए, दैट्स योर आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बट हम लोग के जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि 69 dx का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 69 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो वहाँ पर बाहर हो गया, अंदर कितना बचा, x बचा। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन भैया आपका x होता है। सो आपका आंसर क्या आ गया, 69x प्लस c। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 था, A2 एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखिए अगर कोई आपसे कह दे इंटीग्रल ऑफ 14x स्क्वायर इंटू dx, अगर कोई आपसे कह दे इंटीग्रल ऑफ 14x स्क्वायर इंटू dx तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था dx के साथ x वाला टर्म ही वेरिएबल होता है, बाकी जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के रेट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब कि इट मीन्स dx के साथ जो x वाला टर्म है वही केवल जो है इंटीग्रेशन की रेस में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज जो कुछ भी आएगा उसे कांस्टेंट मान करके हम लोग कहाँ भेज देंगे, बाहर कर देंगे। अब ये हम लोग पढ़ के आए हैं x टू पावर n के फार्मूले से। 14 यहाँ क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 14/3x क्यूब प्लस c, दैट्स योर आंसर। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म जब साथ में आए तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई आपसे कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ 17x टू पावर 9 dx, फिर वही कॉन्सेप्ट dx के साथ x वाला ही इंटीग्रेशन के रेस में पार्टिसिपेट करेगा और जो भी आएगा उसे कांस्टेंट मान करके हम लोग बाहर कर देंगे। यहाँ पे 17 ऑलरेडी ही कांस्टेंट है, 17 आउटसाइड चला गया, बचा कितना, इंटीग्रल ऑफ x टू पावर 9 इंटू dx। यहाँ कितना हो गया, 17 x टू पावर 9 क्या होता है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसके बाद उसी पावर को नीचे लिख देंगे। फाइनली क्या बचा, 17/10 x टू पावर 10 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखे किसके, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन के बेस पर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप हमारे चैनल नॉन फिजिक्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और आपके जो फ्रेंड हो उनको जो है इंटीग्रेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को वो समझ सके अच्छे से, और वो फिजिक्स क्लास 11 से लेकर के 12 तक जितने डेरिवेशंस हैं उनको वो इजी वे में सॉल्व कर सके। थैंक्स।